जब गांव में पढ़ती थी तो हम लोगों को सिखाया गया था कि जो क्लासमेट है लड़कों को बोलना है भाई साहब और लड़कियों को बोलना है बहन जी। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने ऐसे ही बोला बाकी सबको, जैसे क्लास स्टूडेंट्स को पूछते हैं तो वो लोग हंसने लगे। I can't imagine क्या हुआ होगा एक्चुअली तो हमें ये सिखाया गया था गांव में। कई बार डिफिकल्टीज होती है कि लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है। उस दिन मुझे कोई दिख जाए जो मुझे पहचान ले, मेरा मोटिवेशन ऐसे शूट अप हो जाता है। तो दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग फॉर। मेरी थोड़ी बहुत सेविंग्स हो गई हैं, क्या करूं इसका? अगर घर में आप किसी से ये पूछिए तो कोई बड़ा बूढ़ा जरूर एक ना एक आपको एडवाइस देता है कि बेटा कुछ मत करो, एफडी ले लो। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आपसे आकर पूछे कि म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो, तो मेरे जैसे लोग तो ये कहते हैं कि ये सब हमें कुछ नहीं आता, एक सीए दोस्त है उसको हमने सब दे दिया है, वही हमारा सब कुछ हैंडल करते हैं। बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि फाइनेंशियल मामलों की जो लिटरेसी है वो थोड़ी हमारे बीच में कम होती है, हमें कम ट्रेन किया जाता है उस तरीके से सोचने में और अपनी वेल्थ को मैनेज कैसे करना है इस बारे में सोचने में। बट पिछले 2-3 सालों में टाइम बहुत बदला है, लोग बहुत ज्यादा अवेयर हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी एक बड़ी वजह है नए कंटेंट क्रिएटर्स जो इस फील्ड में एंट्री ले चुके हैं। ऐसी ही एक इन्फ्लुएंसर या फिर यूं कहूं कि फिनफ्लुएंसर मेरे साथ है। हाय नेहा, स्वागत है आपका योर स्टोरी हिंदी में। थैंक यू सो मच। आपकी जो पर्सनल स्टोरी है वो कई प्लेटफॉर्म्स पे शेयर की है, आई एम श्योर जो आपके फैंस हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनको आपके स्ट्रगल्स का, आपकी मेहनत का आइडिया है। तो मैं उस सवाल में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा रही हूँ, बट एक चीज़ मैं शुरुआत में ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपकी लाइफ के जो भी कुछ रहा, जो भी कुछ घटा, इसमें हाईएस्ट पॉइंट आपके लिए क्या था और लोएस्ट पॉइंट क्या था? मुझे लगता है कि जैसे जैसे टाइम बीता है मैं और ज़्यादा पीसफुल या हैप्पी रहने लगी हूँ। तो कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट नहीं कहूँगी कि इसकी वजह से हैप्पी रहने लगी हूँ, बट आई हैव रियलाइज्ड कि अचीवमेंट हो लाइफ में, कुछ करो मत करो, बट खुद के साथ खुश रहना ज़रूरी है। तो आई बिलीव आज जितनी मैं खुश हूँ कभी नहीं रह पाई थी। एंड लोएस्ट पॉइंट, जब फेलियर बार बार फेल हो रही थी, मैं कई सारे फेलियर मैंने एक साथ देखे हैं और मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट टाइप रही हूँ और इंट्रोवर्ट भी, तो कभी ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करी, खुद में ही ओवर थिंकिंग। जब गांव से शहर आए थे हम लोग तो एक बर्डन सा था मेरे पे। मेरे घर की सबसे बड़ी लड़की थी मैं, और लड़की थी, और मैं ऐसी कम्युनिटी से आती हूँ जहाँ लड़कियों को ज़्यादा एजुकेट नहीं करते हैं। तो एक बर्डन सा था मेरे ऊपर स्टार्टिंग से ही कि तुझे हम यहाँ लेके आए हैं, तुझे अब पढ़ा रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, तो डू समथिंग। पेरेंट्स को भी लोग बोलते थे कि यार अब 12th हो गई है, शादी का देखो, या ये बातें होती थी। तो आई एम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो एक प्रेशर था मेरे ऊपर। तो चेंजेस को मैंने फिर भी अडॉप्ट कर लिया था, बट आई थिंक मेरे जो बेस था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से मैंने जो बाद में फर्दर स्टडीज़ के लिए चूज़ किया, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। ऑल्दो ये टफ़ है, बट मुझे लगता था मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ। तो उसका रीज़न था कि बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो वो जो फेलियर का टाइम था ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के दौरान 3 साल मैंने परस्यू किया था, आर्टिकलशिप भी की थी, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा था, क्योंकि बार बार फेल हो रहे हो, घर के बड़े हो तुम, और फिर सारी एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी भी है तुमसे और फैमिली की तो है ही है। तो दैट वाज डिफिकल्ट। हाई पॉइंट में क्या फोर्ब्स के कवर पर फीचर होना रख सकते हैं हम? आई डोंट थिंक सो कि मैं उसको रखूंगी। ऑफ कोर्स इट इज एन अचीवमेंट। पेरेंट्स से भी मुझे बहुत तारीफें आई, मेरे नोन से भी, बट मुझे ये फील नहीं हुआ कि ये हो गया तो ठीक है, अब तो मैं आई हैव रीच्ड, या अब तो मैंने कुछ कर लिया है। आई एम समवन कि मुझे लगता है और कुछ और अच्छा ये ठीक है, अब ये ठीक है। बट एट द एंड आई हैव ऑल्सो रियलाइज्ड कि खुद के साथ पीसफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ ऐसी रही है कि कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कभी कि अचीव कर लिया, चलो ये ठीक है। ऐसा लगा कि ये भी रह गया। सो आप ये कह रही हैं कि ये डेस्टिनेशन नहीं है, बस माइलस्टोन्स है। एक्चुअली में अभी तो बहुत दूर जाना है। नेहा, तो आपने जो कंटेंट क्रिएशन का जो एरिया था उसमें आप बाद में आए, आप अपनी टैक्सेशन फर्म का जिक्र करती हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहती हूँ कि ये आपने कब कैसे शुरू की, इसका जो टाइमलाइन था वो, और फिर
यहाँ क्या काम होता है और क्या किस तरह का आपका वर्क प्रोफाइल था? टैक्सेशन हो, आईटीआर भरना हो या कंपनी रजिस्टर करना हो, तो ये सब में मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत, बट अगेन मुझे वो डिग्री नहीं मिली, तो आई थॉट कि चलो लेट्स गिव इट अ पॉज, अभी और ज़्यादा ट्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स भी बहुत बार दिए थे, बट उसके बाद 1-2 लेवल के बाद नहीं हुआ मेरा। तो उसके बाद आई थॉट कि यार अभी मैंने कुछ नहीं किया तो फैमिली सोचेगी इससे कुछ नहीं हो रहा है, चलो इसकी शादी कर देते हैं। तो आई थॉट कि चलो एमबीए कर लेते हैं, 2 साल मिल जाएंगे और मे बी कुछ और मेरे को पसंद आ जाए या कुछ करने लग जाऊँ। तो फिर मैंने एमबीए चूज़ किया, आईपी यूनिवर्सिटी, ज़्यादा फीस भी नहीं थी, ठीक ठाक कॉलेज था, वहाँ से फिर प्लेसमेंट भी लग गई आईएफएल सिक्योरिटीज़ में। फिर 1-1.5 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर वो जो रूटीन लाइफ है ना, कि मैं क्योंकि गाज़ियाबाद से दिल्ली जाती थी तो 2 घंटे आने जाने में, और पूरा दिन मेरा उसी में जा रहा है, और 6-7 महीने तक तो बहुत इंटरेस्ट आया मुझे सीखने में। उसके बाद मुझे लगा कि सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, वही चीज़ें हैं। आई थॉट कि यार खुद का कुछ करते हैं। एंड एक और रीज़न ये भी है कि जितने भी क्लाइंट्स से मैं मिलने जाती थी, जो हम वेल्थ मैनेज करते थे जिनकी, ज़्यादातर उनमें से बिजनेस वाले ही होते थे। तो आई थॉट कि मुझे भी खुद का कुछ करना चाहिए। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो मेन पहले 2 ही सर्विसेज थे, आईटीआर और जीएसटी। देन फिर कुछ मैंने टाई अप किए बाकी बिजनेसेस से, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन भी ऐड ऑन हुआ उसमें। जॉब मैं छोड़ चुकी थी, और ये सब ऑन कॉल मेरे पास ज़्यादा बिजनेस आ जाता, गूगल मैप। तो क्योंकि आई थिंक मैं ज़्यादा यंग तो नहीं, लेकिन यंग थी, तो मैं फ़ोन और इंटरनेट बहुत यूज़ करती थी। तो आई थॉट कि यही मीडियम है, यहाँ पर मैं ज़्यादा बिजनेस बिल्ड करती हूँ रादर देन कि एक ऑफिस लूँ, वहाँ पर पूरी टीम सेटअप करूँ। तो सब कुछ ऑनलाइन किया मैंने। एंड देन फिर धीरे धीरे आई थिंक 6 महीने हुए थे, मैंने फिर एक ऑफिस भी लिया, इंटर्न्स भी रखे। बट फिर लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन के वक्त जो 2-3 महीने थे ना, तो उस वक्त बहुत प्रेशर सा फील होता है कि यार अभी तो स्टार्ट किया है, और बिकॉज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ और मैं आईटीआर जीएसटी का काम कर रही हूँ, तो खुद को भी थोड़ी इनसिक्योरिटी सी फील होती थी। फिर आई टुक द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। उस वक्त इंफॉर्मेशन कैटेगरी में जो वीडियोस आती थी ज़्यादातर मोटिवेशनल होती थी या फिर टेक रिलेटेड होती थी। तो फाइनेंस रिलेटेड थी नहीं, मैंने नहीं देखा किसी को शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। आईटीआर क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, उस वक्त एमएसएमई पैकेज आया था, तो उसकी शॉर्ट वीडियोस बना के डाल दी। और तब ब्रांड्स जो एक्चुअली काफ़ी सही पे करना स्टार्ट कर चुकी थी हम कंटेंट क्रिएटर्स को। देन आई थॉट कि यार शायद अगर मैं पूरा फोकस अपना टैक्सेशन हेल्प पे ना करके, वहाँ पर बैकएंड टीम बिठा सकती हूँ, सारी चीज़ें हो सकती है, उसे ऑटोमेट कर सकती हूँ। कंटेंट क्रिएशन को पहले अपने ब्रांड को बिल्ड करती हूँ। अगर आप ब्रांड बन गए तो आप कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी बड़ा बना सकते हो। इन्फ्लुएंसर्स से जो एक कनेक्ट बनता है, जो लोगों का आपसे कनेक्ट बना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो आपके कंटेंट की जो टोन होती है और जो डिलीवरी होती है, उसकी वजह से ज्यादा होता है, बिकॉज आप इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हो। और इसी से जुड़ा मेरा क्वेश्चन है, फिल्मी फाइनेंस, ये कैसे आया नाम, और ये कैसे पूरा आइडिया आया फिल्मी कैरेक्टर्स और वो सब कुछ करने का? इंडिया में 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा क्रेज है, पहला फिल्म और दूसरा क्रिकेट। तो फिल्म तो मैंने भी बहुत देखी है। मैं भी बाय गॉड सभी जो कैरेक्टर्स जो मैं अभी तक प्ले कर रही हूँ या फिर करना चाहती हूँ, सबके डायलॉग्स, कौन से फेमस है, कौन सा मीम फेमस है, सब कुछ याद रहता है मेरे को। तो आई थॉट कि क्यों ना कुछ दोनों को मिक्स कर दे, बॉलीवुड को भी और इसको भी। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर आई प्लेड दैट वाज बाबू राव, हेरा फेरी से। तो 25 दिन में पैसा डबल और अनुराधा। तो दिस वाज ऑल अबाउट मनी और मनी का स्कैम। मूवी पूरा उसी पे थी, और उसके इतने सारे डायलॉग्स थे जो इजीली हमारे जो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें यूज हो सकते हैं। देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ऐप है, हाई वैल्यूएशन है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, इतने फंड्स है कि कैशबैक देकर शहर में किसी को भी कस्टमर बनाना चाहूँ तो कोई ना नहीं कह सकता। बस अब एक अच्छा सा आईपीओ चाहिए और डिसेंट लिस्टिंग चाहिए बस। क्या आपको ये डर नहीं लगता या ये एक नर्वसनेस नहीं रहती कि यार सारे टॉपिक्स खत्म हो गए तो क्या करूंगी, या फिर अब और क्रिएटर्स भी आ रहे हैं और ढेर सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो ऐसे में अब सरवाइव कैसे करना है? फाइनेंस में मैंने स्टार्ट किया था, हार्डली कोई क्रिएटर थे जो स्पेसिफिकली फाइनेंस पे ही वीडियोस बना रहे थे। 1 साल तक तो मजे से वीडियोस बनाई, क्योंकि अपने टॉपिक है यार, कुछ भी उठाओ वीडियोस बना दो, इट वाज वेरी इजी। फिर क्या होने लगा कि जब इतने सारे क्रिएटर्स आ गए तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स खत्म होने लगे। अच्छा इसने ऐसे वीडियो बना दिया, मैं बना दूंगी तो
कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पीपल विल स्टार्ट कंपेयरिंग। तो वहाँ पर वो फीलिंग आने लगी कि यार अब तो टॉपिक ख़त्म हो गए। बट देन आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट अबाउट टॉपिक्स, इट्स अबाउट यू। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, तो देखो इन्फॉर्मेशन पहले भी थी, मैंने भी तो उठाया ही है। ऑडियंस को कैसे हुक करना या कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसमें आपको अपनी पर्सनालिटी दिखानी पड़ेगी कि व्हाट डिफरेंट यू कैन डू। बट धीरे धीरे आई हैव रियलाइज्ड कि यार क्रिएटर्स भी आएंगे, टॉपिक्स भी खत्म होंगे, बट यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ आउट। कुछ नया अपने अंदर से कुछ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। रेलेवेंट रहना कितना जरूरी है और आप कैसे रह पाते हो रेलेवेंट? अगर हम जिस टाइप ऑफ ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो वो आजकल किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, अगर हम उनको एकदम से कुछ नया परोस देंगे तो क्या वो इंटरेस्टेड होंगे? तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेबिलिटी कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू अडेप्ट। आई विल से कि एटलीस्ट महीने में एक बार तो अपना प्लान बनाना चाहिए कि अच्छा मैंने अभी इस महीने ये किया था, ये वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, अब ये नया ट्रेंड आया, बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मैं क्या नया क्या डिफरेंट कर सकती हूँ, फिर नेक्स्ट महीने का प्लान बनाया। क्रिएटर बनना बहुत डिफिकल्ट आई थिंक मेंटली, क्योंकि यू आर मेकिंग कंटेंट ऑन द सेम टॉपिक्स जिससे सब बना रहे हैं। वो कंपैरिजन वाला फैक्टर माइंड में आता है कि यार इसने तो मेरे से अच्छा कर दिया, इसने कैसा किया, इससे अच्छा तो मैं कर सकती थी। तो आई हैव हर्ड पीपल सेइंग, जो ओजी क्रिएटर्स है सब, तो सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है। तो स्पेशली जब आप नए होते हो तो ये फेज होता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट फील्ड है, मुझे ऐसा लगता है मेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो। अदरवाइज आपको पता है कि मुझे अपने काम से मतलब है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो इट्स वेरी इजी फॉर यू, यू कैन कीप डूइंग। आपने लोगों की वेल्थ बहुत मैनेज की, अब आपको अपनी वेल्थ मैनेज करनी पड़ रही होगी आफ्टर ऑल दिस। तो कंटेंट क्रिएशन से किस तरह से अर्निंग्स होती है? ऐसा नहीं कि एक ही सोर्स है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। पहला हमारा यूट्यूब का एड रेवेन्यू आता है, तो जितने हमारे पास व्यूज आएंगे उसका कुछ परसेंट हमें यूट्यूब देता है। तो ऑन एन एवरेज जो मैंने कैलकुलेट किया है, जो सभी को मिलता होगा फाइनेंस में, 1 लाख आपके व्यूज आ रहे हैं तो 10,000 तो 100% आपको यूट्यूब एड रेवेन्यू। हाँ, अदरवाइज 100 to 1,000 to 10,000। दूसरा फिर हमारे पास जो ब्रांड्स आ जाते हैं, जैसे अगर मैं एफडी की बात कर रही हूँ तो एफडी के क्या रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, तो उसके लिए बॉन्ड्स हो जाते हैं, उसका रिप्लेसमेंट। तो बॉन्ड्स का कुछ प्रोडक्ट हो सकता है जो मैं पिच कर सकती हूँ, कुछ कंपनीज के बॉन्ड्स हो सकते हैं, तो उसके बदले में वो कंपनी मुझे पैसे दे सकती है। देन फिर जब मेरा ब्रांड बन चुका है अगर मैं, तो मेरे नाम से लोग काफ़ी चीज़ें खरीदने को रेडी हो जाओगे, क्योंकि आई हैव बिल्ड द ट्रस्ट ऑल्सो। मैं कोई बुक लॉन्च कर सकती हूँ, मैं कोई टी शर्ट या कोई ब्रांड लॉन्च कर सकती हूँ, अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करके उस पर ट्रैफिक लेके आ सकती हूँ, जैसे taxationhelp.in के साथ मैंने किया। पिछले इंटरव्यूज में अपने कॉन्फिडेंस इश्यूज के बारे में भी बात की है। जो हमारे व्यूअर्स को नहीं पता है उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेहा ने, जैसे शुरू में भी बताया था, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं। सरकारी स्कूल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शुरुआत में आपकी पढ़ाई हुई और फिर शहर आई, शहर आके कोप अप करना इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, अपने इश्यूज की, भैया अंग्रेजी बोलना सीखना, बहुत सारे इश्यूज। तो और फिर उसके बाद सीए के एग्जाम्स में फेलियर देखना। आपने बताया कि निराशा बहुत हाथ लगी थी आपको, खुद को भी, दोस्त और परिवार वाले भी थोड़े निराश हो गए थे। क्या उनका एटीट्यूड बदला है आपको लेकर आफ्टर ऑल दिस, और किस तरीके से बदला है? आई थिंक वंस यू बिकम सक्सेसफुल, जैसा बाकी सब समझते हैं कि फेमस हो जाओ, पैसे कमा लो, वही सक्सेसफुल है, तो उसके बाद पीपल स्टार्ट गिविंग यू अटेंशन। तो हम बचपन से अटेंशन ही मांग रहे होते हैं सबसे, पेरेंट्स से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से। जब मैं 25 की हुई तो मुझे रियलाइज हो कि खुद के साथ कंफर्टेबल होना कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ स्किल सीखनी चाहिए। अगर आपको फील हो रहा है बचपन में कि आप, जैसे मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, तो मैं क्यों थी? क्योंकि मैं लोगों से बात नहीं कर पा रही थी। पहला रीज़न था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी या मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी। जब मैं गांव से शहर आई, जब गांव में पढ़ती थी, तो हम लोगों को सिखाया गया था कि जो क्लासमेट है, लड़कों को बोलना है भाई साहब और लड़कियों को बोलना है बहन जी। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने ऐसे ही बोला बाकी सबको, जैसे क्लास स्टूडेंट्स को पूछते हैं, तो वो लोग हंसने लगे। I can't imagine क्या हुआ होगा एक्चुअली तो हमें ये सिखाया गया था गांव में। तो वो फर्स्ट ऐसा कुछ इंसिडेंट था जिसकी वजह से फिर मैं सोचने लगी बहुत ज्यादा बोलने से पहले। तो अगर मैं उस नेहा को कुछ कहना चाहती हूँ तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि फिर सीखो उनके साथ रहना, बात करनी। ये नहीं कि बात करनी बंद कर दो,
तो मैं वहां से और इंट्रोवर्ट हो गई। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको कुछ फील हो रहा है ना कि आप ये नहीं कर पा रहे हो, एक तो उसको 100% ट्राई दो कि आपको सीखना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैंने डिफिकल्टीज फेस की वो इसलिए नहीं था कि मैं कोई हम्बल बैकग्राउंड से हूँ या मैंने डिफिकल्टीज देखी। मुझे लगा कि शायद मैं उस वक्त कम्युनिकेशन स्किल्स ही सीख लेती, या जो एकदम होल्ड बैक कर लिया था अपने आप को कि नहीं यार ये बेइज्जती करेंगे, तो बेइज्जती करेंगे कोई बात नहीं, एक बार तू भी हंस लियो, फिर दोबारा कुछ और ट्राई कर। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सीखना भी चाहिए। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आता है आपका कंटेंट देखने के बाद? यार इतनी रिस्पेक्ट वाली आंखें होती है ना तो इवन जो मेरी बिल्डिंग है ऑफिस की, यहाँ पर भी मुझे रोज एक ना एक कोई मिल जाता है, एंड वो देख के एकदम सरप्राइज, इतने खुश, हाँ इतने खुश, तो वो आंखों में दिखता है ना कि यार कुछ तो मैंने अच्छा किया है। तो मुझे रिस्पेक्ट दिखती है, खुशी दिखती है कि हाँ नेहा नागर से मिल रहा हूँ मैं तो मुझे लगता है मैं उसी के लिए काम कर रही हूँ। मुझे सबसे अच्छा जो चीज़ बोले ना कंटेंट क्रिएशन का, वो यही लगता है। तो अगर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, कई बार डिफिकल्टीज होती है, लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है, तो तब मुझे लगता है कि यार उस दिन मुझे कोई दिख जाए जो मुझे पहचान ले, मेरा मोटिवेशन ऐसे शूट अप हो जाता है। तो दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग फॉर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन यंग कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? उन्हें किन स्किल्स पे काम करना चाहिए, किन चीज़ों पे काम करना चाहिए, और कौन बन सकता है कंटेंट क्रिएटर, कौन बन सकता है एक कलाकार? मुझे लगता है कोई भी बन सकता है। ओके। ट्राई सबको करना चाहिए। अभी इंडिया में आधा हिंदुस्तान भी इंटरनेट यूज नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंट्री में आप सोच नहीं सकते लोगों को कितनी वैरायटी चाहिए होगी। लाइक फाइनेंस में बात करो तो लोग सिर्फ एक का कंटेंट नहीं कंज्यूम करेंगे, 10 लोगों का करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि सारी फील्ड भर चुकी है, तो ऐसा नहीं है, लोगों को आपका वर्जन चाहिए। तो अगर आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है या मैं इसमें स्किलफुल नहीं हूँ, तो पहले अपना इंटरेस्ट चूज कर लो। अगर आपको फाइनेंस का सुनने में अच्छा लग रहा है तो आप सीख के कर सकते हैं। हो सकता है आपको 1-1.5 साल लग जाए, लेकिन अगर आप करोगे और अपने तरीके से करोगे तो मे बी आप ही बड़े स्टार बन सकते हो नेक्स्ट। अपने आप को एजुकेट करते रहो और साथ में वीडियोस भी बनाओ। ऐसा नहीं कि पहले एजुकेट करोगे और फिर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करोगे। कर रहे हो, उसके साथ साथ आप जो भी आपने सीखा उसके बारे में वीडियोस बना दी अपने तरीके से। फिर धीरे धीरे आई थिंक हर तीसरा महीना एक तरीके से 1 साल की तरह होता है कंटेंट क्रिएशन में। तो जब वो 3 महीने आप पूरा उस लाइक अगर आपने हेल्थ चूज किया तो 3 महीने में अपने आप को एजुकेट करोगे, साथ में वीडियोस भी बना रहे हो, आप कंटेंट क्रिएशन के बारे में बहुत कुछ समझोगे, आप हेल्थ के बारे में बहुत कुछ समझोगे, आप खुद के बारे में भी बहुत कुछ समझोगे कि मैं ना ये चीज़ अच्छी कर सकता हूँ, ये अच्छी नहीं कर सकता हूँ। फिर हर तीसरे महीने रिव्यू किया, फिर प्लान चेंज किया, फिर धीरे धीरे, एंड देन उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कंसिस्टेंसी, कि आपको छोड़ना नहीं है। व्यूज आए नहीं आए आपको चालू रखना है और एक प्लान बनाना है कि मैं महीने में 7-8 जितना आपसे हो सके इतने वीडियोस तो डालूंगा ही। और ये कभी टूटना नहीं चाहिए कि आपने 10 सोचा है तो अगले महीने 9 ही गई है या 11 ही गई है। 10 इतना ही बहुत है। तो कंसिस्टेंसी विद एग्जैक्ट नंबर कि इतने बजे जा रहा है। इवन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 7 बजे डाल रहे हो तो 7 बजे ही डाले। तो उससे क्या होता है, एल्गोरिथम को पता लग जाता है इस वक्त इनका कंटेंट आ रहा है, आपकी ऑडियंस को पता लग जाता है कि आप तो इसी टाइम डालते हो। तो जब 1 साल तक ऑडियंस देखेगी ना कि इसके तो शाम को ही आता है, तो उसके हमेशा फिर शाम को याद आएगा कुछ मिसिंग है आज। तो ये होता है कंटेंट क्रिएटर्स के साथ। देन तीसरा, आपको माइंडसेट क्लियर रखना है कि आप ज़्यादा कंपैरिजन वाले गेम में नहीं घुसोगे। बिकॉज आई विल टेल यू ऑनेस्टली, जितने क्रिएटर्स से मैं बात करती हूँ, इवन स्टार्टिंग का फेज शायद उन लोगों का चला गया, बट स्टिल दे आर इनटू कंपैरिजन। उनको लगता है कि कुछ मिसिंग है उनमें या कुछ कोई और कर रहा है तो वो गलत तरीके से कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप कंपैरिजन वाले गेम में फंस गए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। एंड माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये 2-3 स्टेप है और करते रहो, पक्का कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये 2-3 स्टेप्स अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं तो ये आपके बहुत काम आएंगे। इनको सेव करके रख लीजिए, नोट कर लीजिए अपने पास। और थैंक यू सो मच नेहा, हमसे बात करने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। वी वर वेरी लकी कि हमने आपसे पूछा, टाइम मांगा और हमें टाइम मिल गया। और बहुत 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 मज़ा आया इस कॉन्वर्सेशन में मुझे। आई होप हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी मज़ा आया होगा।
ऐसे ही मजे के लिए, ज्ञान के लिए, बातों के लिए आप योर स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।